everyone to lecture number 8 of UGC NET Paper 1 Teaching Aptitude series brought to you by Vision Law Classes. In the previous lecture, we saw about MOOCs कि Massive Open Online Courses इनका मतलब क्या होता है. साथ ही साथ हमने स्वयं के बारे में भी पढ़ा जो कि इंडिया का नेशनल MOOCs प्लेटफॉर्म है. स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ा जो कि एक इनिशिएटिव है कि DTH चैनल्स के थ्रू एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करना. ऑल्सो जो स्वयं के जो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है उनके बारे में पढ़ा. क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या होता है, क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होता है, इवैल्यूएशन कैसे होती है स्वयं में अगर हम किसी कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो. लास्टली हमने देखा कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है और थोड़े से PYQs भी सॉल्व किए. सो मेक श्योर यू एक्सेस दैट लेक्चर टू. एंड टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट इवैल्यूएशन कि जो परीक्षण की प्रक्रिया होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है. असल में पहली बात तो इवैल्यूएशन होता क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि क्या गुणधर्म होते हैं कि जब हम किसी बात की परीक्षा लेते हैं तो. और फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन कि हमें क्या क्या बेनिफिट होता है कि इवैल्यूएशन लिया तो फिर उसके क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, कि क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती है इवैल्यूएशन करने से. ऑल्सो मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन इन तीनों के बीच में फ़र्क क्या है, क्या ये तीनों आपस में एक दूसरे से अलग है या नहीं है, या फिर किस चीज़ में क्या क्या कंसिडरेशन लिया जाता है. देन लास्टली टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती है और इसके अंडर भी 3-4 टाइप्स होते हैं. सो टू स्टार्ट विथ व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, परीक्षण क्या होता है. कोई भी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा वो पूरी तरह से अकम्प्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए हम इवैल्यूएट करते हैं स्टूडेंट्स को. उनकी परीक्षा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव, फॉर्मेटिव, समेटिव, ये सारे इवैल्यूएशन के टाइप्स हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे. बट कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान पूर्णतः हमने प्राप्त किया है या नहीं, उसका परीक्षण लिया जाता है. परीक्षण पर हमारी कैसी परफॉर्मेंस है, हमारे कितने मार्क्स है या फिर हमारा कितना स्कोर है, उसे टीचर्स को पता चल जाता है कि हमने कितना ज़्यादा नॉलेज अब्जॉर्ब किया है. साथ ही साथ टीचर्स को ये भी पता चलता है कि जो उनकी जो टीचिंग स्किल्स है या फिर जो भी टीचिंग मेथड्स है, क्या उनमें कोई चेंजेस करने हैं या फिर एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेल एक्सेट्रा. तो इससे टीचर और लर्नर दोनों को सीखने मिलता है कि क्या कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन. ये हमारे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है एज एन एजुकेटर, बिकॉज जब तक हमें इवैल्यूएशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इवैल्यूएशन कैसे कंडक्ट कराया जाए ये नहीं पता होगा, सो वी वोंट बी एबल टू टेक कंप्लीट एडवांटेज ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस. कि इवैल्यूएशन ये चीज़ हमारे एजुकेटिंग जर्नी में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. फर्स्टली कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि इवैल्यूएशन सिर्फ सिंगल टर्म्स पर ना किया जाए बट ऑल राउंडर हो. अभी अगर मुझे किसी स्टूडेंट को इवैल्यूएट करना है तो मैं सिर्फ उसे सिलेबस के बेसिस पर नहीं, पर उसके एटीट्यूड पर, उसके स्किल्स पर, उसके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर, उसके एक्सपोजर पर, उसके एक्सपर्टीज़ पर, कि उन्होंने कितना सीखा है, कैसे सीखा है, उनके एटीट्यूड में क्या डेवलपमेंट हुआ है, माइंडसेट कैसे चेंज हुआ है, इन सारी चीज़ों पर इवैल्यूएट करूँ, ना कि सिर्फ रोट लर्निंग बेस्ड जो एग्ज़ाम्स होती है उनके बेसिस पर इवैल्यूएट करूँ. नेक्स्ट कंटिन्यूअस, इवैल्यूएशन शुड बी कंटिन्यूअस, यानी कि मुझे बार बार स्टूडेंट को एनालाइज करते रहना है हर एक स्टेज पर. जैसे कि अगर मैं इंग्लिश टीचर हूँ किसी स्कूल में, तो आई विल नॉट ओनली टेक एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, बट आई विल ऑल्सो ट्राई टू कंडक्ट वीकली या फिर मंथली टेस्ट बेस्ड ऑन कि मैंने कौन सा चैप्टर प्रीवियसली पढ़ाया हुआ है, या फिर लेट्स सपोज ग्रामर में, कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा में, राइटिंग स्किल्स में कौन सा टॉपिक मैंने कवर किया है. तो मैं बार बार इवैल्यूएट करते जाऊँ. इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, प्लस कि कौन से टॉपिक में, लेट्स सपोज इफ़ देयर आर सम टॉपिक कि जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें मुझे खुद की जो टीचिंग स्किल है या फिर जो टीचिंग मेथड है उसको अल्टर करने की ज़रूरत है. इसीलिए मैं कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का यूज़ करूँगी. नेक्स्ट सिस्टमैटिक प्रोसेस. सिस्टमैटिक प्रोसेस यानी कि अगर मैंने कोई इवैल्यूएशन शीट या फिर कोई टेस्ट शीट डिज़ाइन किया है या फिर कोई एग्ज़ाम डिज़ाइन किया है मैंने, तो उस एग्ज़ाम ने हर एक कैंडिडेट को विदाउट बायस एग्जामिन करना चाहिए. हर बार करेक्ट आंसर करने पे एंड इक्वल रिस्पॉन्स पे उससे इक्वल रिजल्ट आना चाहिए. कोई भी मिलावट या फिर कोई भी ऐसे
पूरी तरह से वो डिपेंडेंट होना चाहिए, कि हम उस पर डिपेंड रह पाए कि इट ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट्स। नेक्स्ट, अलाइनमेंट विथ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो कोर्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ आई एम सपोज टू इवेलुएट अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर म्यूजिकल स्किल्स, कि म्यूजिकल क्लासेस में, सो इट वोंट बी अ रिटन एग्जाम फॉर श्योर, है ना, बिकॉज इफ़ इट्स वोकल म्यूज़िक तो फॉर श्योर वो ओरल एग्ज़ाम होगा। तो जो इवैल्यूएशन का मेथड है, जो कोर्स हम परस्यू कर रहे हैं उसके थ्रू भी डिफ़र करता है कि हम किस चीज़ का परीक्षण करना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं किसी की कुकिंग स्किल्स का टेस्ट लेना चाहती हूँ तो मैं ओरल एग्ज़ाम तो नहीं लूँगी, मैं रिटन एग्ज़ाम नहीं लूँगी, मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लूँगी, राइट। सिमिलरली फॉर लैब प्रैक्टिसेस, जो केमिस्ट्री है, देन प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, देन बायोलॉजी, फिजिक्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स है, इट वोंट बी अ रिटन एग्जाम, इट विल बी अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, इट विल बी अ लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है उस पर से भी इवैल्यूएशन का टाइप डिफर करेगा। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइवर्स मेथड्स। ऑफ कोर्स, जैसे कि टीचिंग में डाइवर्स मेथड्स के थ्रू हमने इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की है, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि डाइवर्स मेथड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स को टीच करने के। तो वैसे ही स्टूडेंट्स की जो एग्जाम लेने के भी मेथड्स होते हैं, दैट कैन डिफर, दैट कैन बी डाइवर्स एंड विच मस्ट बी डाइवर्स, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने आप को एक पर्टिकुलर वे से एक्सप्रेस कर पाए ये ज़रूरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ओरल एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स रिटन एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करेंगे, सम स्टूडेंट्स विल बी गुड एट प्रैक्टिकल एग्जाम। इसीलिए 2, 3, 4 वैरायटी का लेके उसे एग्रीगेट करके फिर ही रिजल्ट बनाया जाता है। In terms of our 1st to 10th syllabus also, we might have seen we have oral, we have summative test, we have formative test, then we have practical test, फिर हमारे जो submissions होते हैं, assignments, projects etc, उन सब का aggregate करके हमारा result बनता था, because जो evaluation के methods होने चाहिए वो diverse होने चाहिए। Next, identification of problems। इवैल्यूएशन का सोल पर्पस यही होना चाहिए कि स्टूडेंट को किस टॉपिक में प्रॉब्लम है उसे हमें पहचानना है। नेक्स्ट, इंटेग्रल टू टीचिंग। इवैल्यूएशन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हेल्पिंग इन मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड एडजस्टिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली, अगर स्टूडेंट्स को कोई एक टॉपिक लर्न करने में मुश्किल हो रही है एंड इफ देर आर अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद दैट टॉपिक, सो आई नीड टू ऑल्टर माई टीचिंग टेक्निक्स। मुझे टीचिंग टेक्निक्स को बदलना होगा। अगर मैं उन्हें सिर्फ लेक्चर से पढ़ा रही हूँ तो मुझे शायद उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा। मैं उनके लिए विजुअल एड्स का यूज़ कर सकती हूँ, उन्हें टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन दिखा सकती हूँ, या फिर उन्हें एक्चुअल अगर ज्योग्राफी के कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उन्हें फील्ड विजिट पर लेकर जा सकती हूँ। एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इतना हमें समझ में आ जाएगा कि हमें टीचिंग में थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। देन प्रमोटिंग ग्रोथ, क्योंकि जब हम स्टूडेंट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को भी हाईलाइट करते हैं, सो इट प्रमोट्स ग्रोथ। इट इज़ जस्ट लाइक गिविंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, फीडबैक कैसे काम करता है, इसका लर्निंग पर कैसे अफेक्ट होता है। वी हैव कवर्ड ऑल दिस इन प्रीवियस लेक्चर्स, बट जस्ट टू मेक इट ईजी, रीइंफोर्समेंट ऐसा होता है कि अगर हम गुड बिहेवियर को तारीफ से रीइंफोर्स करते हैं, कि अगर हमने अच्छे बिहेवियर को या फिर कोई अच्छी अकम्पलिशमेंट की तारीफ की या फिर उसे रिवॉर्ड किया, सो इट विल बी कंटिन्यूस, कि वो बार बार स्टूडेंट वही करेगा, बाकी स्टूडेंट्स भी उससे मोटिवेट होंगे। वैसे ही अगर बैड बिहेवियर को पनिशमेंट दी जाए या फिर नेगेटिव रिव्यू दिया जाए तो वो कम हो जाता है। रीइंफोर्समेंट का ये मतलब होता है। तो प्रमोटिंग ग्रोथ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके वी शुड प्रमोट ग्रोथ इन द स्टूडेंट्स। इफ समवन इज स्कोरिंग हायर, सो we should give them appreciation or maybe some reward, या फिर we should bring it to light कि हाँ this student is performing good. Next, reliability and validity। evaluation का method कितना ज़्यादा valid है किसी एक purpose के लिए। same for the cooking example, singing example etc, कि well-planned evaluation provides reliable and valid measures of students' learning and potential,
ensuring accuracy in assessment outcomes. Assessment should be designed to produce consistent results over time and accurately measure the intended learning objectives. Right? कि बार बार अगर उस टेस्ट को किसी अलग इंसान ने भी लिया, बार बार लाइक विथ टाइम जो हमारे लर्नर्स है वो चेंज भी होते रहे, तो इवैल्यूएशन प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसने कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देने चाहिए, यानी कि कोई भी बायस नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज एक्यूरेटली मेजर दैट पर्टिकुलर स्किल. ओके, इफ इट इज़ अ फिजिकल एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, तो मैं उसका रिटन एग्जाम एज एन इवैल्यूएशन तो नहीं कराऊंगी. इफ इट इज़ अ physical thing, so I will take a physical test. If it is a mental thing, so there I won't take oral or etc. I will take hands-on thing, या फिर I will take aptitude test. ऐसे सुना होगा आपने कि you have to select the correct options based on your level of logic and mathematical thinking. तो उसके लिए अलग टाइप ऑफ टेस्ट मैं कंडक्ट करवाऊंगी जो कि उस पर्टिकुलर स्किल को अच्छे से टेस्ट करके इवेलुएट करके मुझे एक्यूरेट रिजल्ट्स ला कर दे. नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ प्रायर नॉलेज. जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट है वो कई बार उनकी रैंकिंग दिखाने के साथ साथ उनकी जो प्रायर नॉलेज है उसे भी हाईलाइट करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर 9th का जो स्टूडेंट है वो पास करके 10th में चला जाए, सो हिज 9th वाला फाइनल एग्जाम रिजल्ट विल ऑल्सो इंडिकेट हिज प्रायर नॉलेज जो कि उनके 10th के टीचर है, लेट सपोज. सो आई विल आस्क एवरीवन कि व्हाट वाज योर परसेंटेज या फिर व्हाट इज योर ग्रेड 9th स्टैंडर्ड में. So if they tell me all of their grades, so it will be easy for me to recognize कि ओके किसने कितना ज़्यादा 9th के सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया है. सो आई विल नो अबाउट देयर पास्ट नॉलेज. फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैथ्स टीचर है तो प्रीवियस कंसेप्ट कितना ज़्यादा क्लियर है ये देखने के लिए वो टेस्ट ले सकते हैं. टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग वो फिर आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं कि ओके इन्हें दे हैव दिस लेवल ऑफ प्रायर नॉलेज. पीछे वाला ज्ञान उन्हें इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया है. सो ओके लेट मी कंटिन्यू विद दिस. या फिर अगर नहीं आया है तो लेट मी जस्ट रिवाइज दिस. तो प्रायर नॉलेज जो है, पिछला ज्ञान जो है, पहले अर्जित किया हुआ जो ज्ञान है उसका परीक्षण करने से ये भी पता चलता है कि पिछली नॉलेज कितनी ज़्यादा क्लियर है. नेक्स्ट, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल. इवैल्यूएशन विद टाइम चेंज होते जाता है. इवैल्यूएशन की जो मेथड्स है, जो अलग अलग एग्जाम्स हम कंडक्ट करवाते. स्कूल्स में देयर वर रिटन एग्जाम्स, बट फिर जैसे जैसे पैंडमिक आया तो रिटन एग्जाम्स कुडंट बी पॉसिबल क्योंकि हम ऑफलाइन नहीं जा पाते थे. तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ इवैल्यूएशन के डायनेमिक नेचर से एवर चेंजिंग, यानी कि जैसी परिस्थिति आए उस हिसाब से ढल जाना, डायनेमिक एवर चेंजिंग. तो क्या हुआ, ऑनलाइन एग्जाम्स होना शुरू हो गई. MCQ टेस्ट, गूगल फॉर्म्स का यूज़ करते हुए इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है कंडक्ट करने लगे. आफ्टर दैट देर इज़ सम टेक्निक्स की जिसमें कि आपका कैमरा ऑन रहता है टू मेक श्योर दैट यू डोंट कम अंडर एनी मैल प्रैक्टिसेस, कि आप कॉपी वगैरह ना करो. तो कैमरा भी ऑन रहता है और फिर आपका इवैल्यूएशन लिया जाता है ऑनलाइन मोड से. सो धीरे 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 चेंजेस होते गए. नेक्स्ट, रियलिस्टिक नेचर. जो मैंने चीज़ पढ़ाई है मुझे उसको रियल में इवैल्यूएट करना है, तो मैं कोई भी इमेजिनरी ऐसी एग्ज़ाम नहीं लूँगी. अगर लेट सपोज मैंने स्टूडेंट्स को स्पेस का टॉपिक या फिर ज्योग्राफी के टॉपिक में ट्रेन किया हुआ है, सो आई विल आस्क देम सेम नीश के टॉपिक्स, क्योंकि आई विल आस्क देम अबाउट ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स, और I would ask them about various components of the space, कि what is matter, what is space, what is black hole, etc. I won't ask them कि write an essay if you were in space. Okay, because मुझे उनका knowledge इस टाइम पे एनालाइज करना है, ना कि उनकी क्रिएटिविटी, ना कि उनकी इमेजिनेशन. ओके, इफ़ इट इज़ नॉट एन इंग्लिश सब्जेक्ट तो मैं उन्हें ऐसे लिखने के लिए नहीं कहूँगी. मैं उनका जो सोल कंसेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग है उसे चेक कर पाऊँ, उसी हिसाब से सवाल पूछूंगी. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि इवैल्यूएशन रिजल्ट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी पर्सनल बायस. भेदभाव ना किया जाए इवैल्यूएशन की प्रोसेस कंडक्ट करते वक्त. ओके. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, कि इवैल्यूएशन करने से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है और क्या क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं. Firstly, we have identifying problems and weakness.
स्टूडेंट्स को कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स है, क्या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को एक ही टॉपिक में प्रॉब्लम है एक्सेट्रा, या फिर मुझे अपनी टीचिंग एड्स या फिर कुछ टीचिंग मेथड्स में ऑल्टर करने की ज़रूरत है, वो मुझे आइडेंटिफाई करते आएगा इवैल्यूएशन प्रोसेस कंडक्ट होने के बाद। नेक्स्ट, असेसिंग पोटेंशियल एंड एबिलिटीज़, स्टूडेंट की कितनी कैपेबिलिटी है। कोई स्टूडेंट मैथ्स में उन लोगों की अच्छा पोटेंशियल होगा, अच्छा स्कोर करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है, जो चीज़ों को फाइंड आउट करना, इंग्लिश में बात करना, सेंटेंसेस फॉर्म करना, ये वाला पार्ट अच्छा रहेगा। तो इससे मुझे अलग अलग स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटीज़ है वो पता चलेगा। बेसिस फॉर सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स, कुछ जो एग्ज़ाम्स होती है वो सर्टिफिकेट्स देने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि लेट्स सपोज इन द लास्ट लेक्चर वी लर्नड अबाउट स्वयं। तो स्वयं में जब हम कोर्स मटेरियल एक्सेस करते हैं, उसके बाद वी हैव एन इवैल्यूएशन। वो इवैल्यूएशन जो एग्ज़ाम देने के बाद वी हैव सर्टिफिकेट कि हमारा नेम रहेगा एंड सर्टिफाइड फॉर दिस कोर्स, एंड दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ दैट एग्ज़ाम कि आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना। ऑल्सो देर इज़ MSCIT, कि MSCIT के कोर्सेज आपने सुना होगा कि कंप्यूटर सीखने के कोर्सेज होते हैं, वो हम 3 महीने वो कोर्स करते हैं एंड देन उसके बाद हमारी लास्ट में टेस्ट होती है एंड वी गेट दैट सर्टिफिकेट एट दी एंड। तो सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं। तो ये पर्पस भी होता है इवैल्यूएशन का। स्कोर्स भी मिलते हैं इफ़ इट इज़ अ टाइपिंग वाला इवैल्यूएशन कि मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी ज़्यादा है, तो एट दी एंड मुझे स्कोर मिलेगा कि लेट्स सपोज 20 वर्ड्स पर मिनट या फिर 40 वर्ड्स पर मिनट, मेरी एक्यूरेसी कितनी है, 96%, 98%। तो स्कोर बेस्ड इवैल्यूएशन भी होता है, सर्टिफिकेट्स अवार्ड्स बेस्ड इवैल्यूएशन भी होता है। नेक्स्ट, मेजरिंग फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो सामने वाले को कितना समझ में आया है, ये मैं इवैल्यूएट करके ही पता कर सकती हूँ। तो मेरा जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है वो कितना फुलफिल हुआ है, सो आई विल टेस्ट दैट इवैल्यूएशन के माध्यम से। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फीडबैक। फीडबैक यानी कि बच्चों को रिजल्ट्स बताना कि ओके आप इस चीज़ में अच्छे हो, यू शुड कंटिन्यू दिस इज़ वेरी गुड ऑफ योर्स, दिस इज़ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, या फिर इस कंसेप्ट में आप थोड़े वीक पड़ गए, व्हाट्स द प्रॉब्लम, यू शुड वर्क ऑन दिस एक्सेट्रा, आप इस पर काम कीजिए, आप ये रिसोर्सेज का यूज़ कीजिए, आप इसमें अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, फीडबैक प्रोवाइड किया। नेक्स्ट, मोटिवेशन। इवैल्यूएशन जब किया जाता है तो स्टूडेंट की जो लर्निंग मोटिवेशन है, अपनी प्रीवियस स्किल्स पर ब्रश अप करने की मोटिवेशन है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जस्ट इमेजिन कि हम क्लास में है एंड आवर टीचर कम्स इनटू द क्लास एंड सेज कि टुमारो वी हैव अ मैथ टेस्ट। जो प्रीवियस चैप्टर हमने किया था, प्रीवियस एक्सरसाइज हमने की थी, लेट्स सपोज ऑन डिविजन इन मैथमेटिक्स, तो हम उसकी टेस्ट रखेंगे। तो व्हाट वी वुड डू कि हम घर पे जाके उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे कि ओके आई वांट गुड स्कोर्स इन माय नेक्स्ट टेस्ट, तो मैं डिवीजन की अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी। तो क्या किया टीचर ने, इवैल्यूएशन तो है पर साथ ही साथ मुझे डिवीजन का जो कंसेप्ट है वो पढ़ने के लिए मोटिवेशन भी मिल गई। नेक्स्ट, ऑफरिंग गाइडेंस। इवैल्यूएशन के बाद जो स्कोर्स आते हैं उन पर बेस्ड स्टूडेंट्स को अलग अलग गाइडेंस देना, कौन सा स्टूडेंट किस टॉपिक में वीक दिखाई दे रहा है उस हिसाब से उन्हें अलग अलग लेके गाइडेंस देना। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग प्लानिंग। नेक्स्ट लेक्चर्स में टीचर्स जो है स्टूडेंट्स के हिसाब से बेटर वे में प्लान करके आते हैं कि इफ़ दे सी कि एक क्लास जो है वो विजुअल्स देखने से ज़्यादा अच्छे से उनका इवैल्यूएशन स्कोर आता है, बजाय इसके कि मैं सिर्फ उन्हें लेक्चर दूँ, पर साथ ही साथ अगर मैं ग्राफ्स, डायग्राम्स, इमेजेस, PPTs का यूज़ करूँ तो यहाँ का इवैल्यूएशन रेट, इस क्लास का इवैल्यूएशन रेट अच्छा आता है। सो नेक्स्ट टाइम इस क्लास के लिए मैं कोई भी चीज़ प्लान करते टाइम, कोर्स वर्क प्लान करते टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं इसमें ग्राफ्स अच्छे से, इमेजेस, ऑडियोज़, विजुअल्स अच्छे से तैयार रखूँ, राइट। तो नेक्स्ट टाइम की मेरी प्लानिंग में हेल्प हुई। क्यों? क्योंकि मैंने इवैल्यूएट किया कि लेक्चर से क्या रिजल्ट आता है, लेक्चर प्लस विजुअल्स दिखाने से क्या रिजल्ट आता है, राइट। तो ये मेरा फ़ायदा हो गया इवैल्यूएट करने से। नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से प्लानिंग करके कम एफर्ट में ही मुझे अच्छे से रिजल्ट्स आ जाएंगे। आई विल नो व्हाट टू डू फॉर द नेक्स्ट टाइम लेक्चर ऑफ दैम। नेक्स्ट, सपोर्टिंग रिविजन।
अगर टीचर्स को पता चल जाए कि स्टूडेंट्स किस टॉपिक में वीक है, तो वो उसी टॉपिक की रिविजन क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस भी टेकअप कर सकती है। नेक्स्ट, एनेबलिंग इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन। जिस भी स्कूल का, जिस भी कॉलेज का, जिस भी इंस्टीट्यूशन का जो रिजल्ट का रेट है वो जितना अच्छा होता है, वो कॉलेज के पोर्टफोलियो में या फिर उनके एडवांटेजेस में वैसा ऐड ऑन हो जाता है कि लाइक सपोज 100% पासिंग रेट, तो ऐसा समझ में आता है कि इस स्कूल के कोई भी बच्चे एग्जाम में फेल ही नहीं होते, हर बच्चा यहाँ पे पास होता है, सो दैट स्कूल विल बी कंसिडर्ड एज बेटर। ऑल्सो लाइक वी हैव 80% प्लेसमेंट रेट्स कि इस कॉलेज में 80% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए प्लेस्ड हो जाते हैं, सो विच विल बी कंसिडर्ड एज गुड, या फिर वो एक मार्किंग स्कीम हो जाता है कॉलेजेस के लिए। नेक्स्ट, एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग। Evaluation results inform decisions related to student selection, classification, placement, promotion and other educational processes. Evaluation जो होता है वो अलग अलग वे से होता है. Let's suppose अगर इंजीनियरिंग के करिकुलम में देखा जाए, so there are semester based evaluation जिससे कि हमें पॉइंटर मिलता है. Next there are placements. Placements के लिए अलग वे से evaluation होता है. There is technical round, there is group discussion, there is interview, there is coding round, etc. सो प्लेसमेंट के हिसाब से अलग इवैल्यूएशन. देन इफ़ वी वांट टू क्रैक एग्जाम्स लाइक गेट और यूजीसी नेट जो कि हायर स्टडीज़ में हेल्प करती है, विच आर एंट्रेंसेज, तो देर इज़ डिफरेंट इवैल्यूएशन पैटर्न. तो इससे क्या होता है, ये सारी एग्जाम्स अटेम्प्ट करने से डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है इवैल्यूएटर्स के लिए, क्योंकि यूजीसी नेट का अगर स्कोर इतना है, सो दिस पर्सन इज़ क्वालिफाइड फॉर पीएचडी, दिस पर्सन इज़ क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सेट्रा. तो क्या हुआ कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इजी हो गई, रैंक्स के हिसाब से सबको डिवाइड कर दिया एंड सो ऑन, वैसे वैसे पोजिशंस दे दी. ऑल्सो फॉर प्लेसमेंट की जिसकी रैंक सबसे अच्छी है, जिसका इंटरव्यू में सबसे अच्छे मार्क्स है, जिसने कोडिंग राउंड में से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सो दैट कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड. नाउ कम्युनिकेटिंग प्रोग्रेस टू पेरेंट्स. इवैल्यूएशन करने के बाद जो हमारा रिपोर्ट कार्ड बचपन में याद होगा कि हम उसे लेकर जाते थे एंड वी यूज्ड टू टेक द सिग्नेचर ऑफ आवर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को दिखा के कि हमें ए ग्रेड है, इसमें B+ ग्रेड है एक्सेट्रा. तो फिर पेरेंट्स को भी पता चलता था कि अच्छा ओके हमारे बच्चे का ऐसा ऐसा रिजल्ट है. नाउ मेजरमेंट वर्सेस असेसमेंट वर्सेस इवैल्यूएशन, तीनों में क्या फ़र्क है. अब अगर मेजरमेंट का कहा तो इट इज़ जस्ट अ सिंगल स्नैपशॉट. लेट्स सपोज देयर इज दिस स्टूडेंट अनीता, एंड अनीता ने एक मैथ टेस्ट लिया है, मैथ्स की जो सब्जेक्ट है उसमें टेस्ट लिया है, और अनीता का स्कोर है लेट्स सपोज 80. 100 में से उसने 80 मार्क्स स्कोर किए. तो ये कहना कि अनीता के मैथ्स एग्ज़ाम में 100 में से 80 मार्क्स मिले, दिस इज़ जस्ट मेजरमेंट, कि हमने बस मेजर किया कि उन्हें कितने मार्क्स है. नेक्स्ट, अगर इसी चीज़ का हमने असेसमेंट किया तो असेसमेंट क्या बोलेगा, ओके मैथ्स में 80 मार्क्स है बट व्हाट इज़ द ग्रेड. लेट्स सपोज A+ ग्रेड आता है कैलकुलेट करने के बाद. सो अनीता इज़ इन डिस्टिंक्शन, वेरी गुड, कि मतलब उन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उनकी कैटेगरी बता दी कि डिस्टिंक्शन है, लाइक वेरी गुड, हायर देन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, नाइस. अब इवैल्यूएशन क्या बोलेगा, पिछले टेस्ट में कितने मार्क्स थे, लेट्स सपोज 60 मार्क्स थे, इस बार 80 मार्क्स है. सो इवैल्यूएशन विल कंपेयर कि व्हाट इज़ द पास्ट हिस्ट्री, देन इट विल से कि ओके अनीता हैज़ शोन प्रोग्रेस, राइट. या फिर अगर पिछले इसमें 90 मार्क्स थे एंड नाउ अनीता इज स्कोरिंग 80 मार्क्स, सो अगर इवैल्यूएशन प्रोसेस की नज़रिए से देखा जाए तो अब हमें क्या पता चलेगा कि अनीता का तो लाइक स्कोर डिक्रीज़ हो गया. सो वाई, उसे कैसे हेल्प किया जाए उसका स्कोर इंक्रीज़ करने में, व्हाट डिडंट वर्क वेल दिस टाइम, उन्हें किस हिसाब से रिवीजन करनी चाहिए, एंड टीचर को इसमें किस हिसाब से हेल्प करना चाहिए अनीता को एक्सेट्रा.
ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन में आती है, राइट। नाउ इन अ नटशेल, मेजरमेंट अगर देखा जाए तो इफ़ दिस इज़ मेजरमेंट, तो उसके आउटर सर्कल में देयर इज़ असेसमेंट, एंड इन सब में जो सबसे बड़ा है वो होता है इवैल्यूएशन। यानी कि इवैल्यूएशन के प्रोसेस में ही असेसमेंट, मेजरमेंट प्लस एडिशनल जो रिकमेंडेशंस है, डायग्नोसिस है कि ऐसा क्यों हुआ, बेटर कैसे करना है एक्सेट्रा, या फिर क्या मोटिवेशन की ज़रूरत है, कहाँ रिवीजन की ज़रूरत है, वो बताते। असेसमेंट ये बस जो स्कोर्स है कैलकुलेट करना, उसकी ग्रेडिंग करना, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन रैंक के हिसाब से उन्हें डिवाइड करना, यू नो द परसेंटेज, परसेंटाइल कैलकुलेट होता है, एवरेज स्कोर कैलकुलेट होता है, देन व्हाट एल्स, देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ए बी सी डी, ए प्लस, बी प्लस, वो सब कैलकुलेट करना, ये सब असेसमेंट के हिस्से में आता है। एंड मेजरमेंट इज जस्ट द स्कोर पार्ट ऑफ योर्स, कि जस्ट एक टेस्ट में इतना स्कोर है, दैट्स इट। नाउ टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि हम हर एक करेक्ट आंसर को सम अमाउंट ऑफ मार्क्स असाइन कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे यूजीसी नेट की ही एग्ज़ाम देख ली जाए, तो वी हैव एमसीक्यू टाइप्स विच इज़ अ क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन, राइट। और हर एक करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पे वी हैव +2, एंड हर एक लाइक इफ़ वी आर रॉन्ग एट सम पॉइंट, अगर कोई एमसीक्यू मैंने गलत कर दिया, सो देर इज़ 0 मार्किंग फॉर दैट। तो ये है क्वांटिटेटिव, राइट। देन focus on using numerical data to assess student performance and understanding। जो रिजल्ट में जो रिजल्ट जो है इसका न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आता है, और हम उसी के बेसिस पर उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है कंडक्ट करते हैं। By assigning numerical values to correct answers, teachers can easily calculate scores to represent a student's understanding of a particular subject, right? We have paper 1, we have paper 2, paper 1 का अलग स्कोर आता है, paper 2 का अलग स्कोर आता है, उसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि ओके व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग एक्सेट्रा। पेपर 2 में ज़्यादा अच्छा स्कोर है या पेपर 1 में ज़्यादा अच्छा स्कोर है, उस हिसाब से इवेल्युएट होता है, बिकॉज हर एक आंसर को न्यूमेरिक वैल्यू से एसोसिएट कर दिया गया है। करेक्ट है तो +2, रॉन्ग है तो 0। इस हिसाब से जब सब बच्चे एग्ज़ाम देंगे, उस हिसाब से उनका रिजल्ट डिसाइड होगा। अब इसमें आते हैं रिटन एग्जामिनेशंस, हमारे जो एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, ओरल एग्जामिनेशंस, कि वी वुड रिमेंबर स्मॉल एजेस में वी हैड ऑल ऑफ दिस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स, ट्रू और फॉल्स, ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस है कि जिसका सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होता है। जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती है मोस्टली उसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसका सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होता है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू या तो फॉल्स, दोनों में से सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें यू डोंट हैव चॉइस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, इसमें बस एक बहुत ही रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है इवैल्यूएशन का, एंड इफ़ यू फिट इनटू इट, इट्स गुड, यू विल स्कोर गुड। इफ़ यू डोंट फिट इनटू इट, अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट नहीं आते, सो यू विल हैव लेस स्कोर। साथ ही साथ वैसे ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, कि लैब में इफ़ यू गेट द रिजल्ट्स करेक्ट, लाइक यू नो इफ इट इज़ अ केमिस्ट्री लैब एंड यू गेट द लाइक मेजरमेंट्स या फिर रिकॉर्डिंग्स करेक्ट, सो you will get more score. If your recordings are not right, so your score will go down. Next is qualitative techniques. इसमें we have more chances of expressing ourselves. इसमें हम जो पूरा हमारा अंडरस्टैंडिंग है, पूरा जो हमने चीज़ें ग्रास्प की है, उसे और अच्छे से लाइवली मैनर में हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। वो कैसे? Qualitative techniques prioritize understanding the quality and nature of assessment rather than quantifying it with numbers. These methods provide teachers in-depth insights into classroom dynamics, student emotions, and the effectiveness of teaching strategies. This helps teachers improve their teaching methods and better support their students' learning.
इससे स्टूडेंट्स के माइंड में क्या चल रहा है ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि ये वर्बल है। इसमें किसी भी चीज़ को नंबर से राइट या रॉन्ग ऐसे नहीं जज किया गया है, इसमें और भी ज़्यादा डेप्थ में जाके इवेलुएट किया जाता है। हाउ? ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़। अब ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़ मतलब कि आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, जैसे कि मोस्ट केसेस में होता है, देयर इज़ आईएएस के इंटरव्यूज़ होते हैं। यूजीसी नेट में भी जब हम रिसर्च प्रपोजल लेकर जाते हैं पीएचडी के लिए, सो इंटरव्यूज़ होते हैं। एनी टाइप ऑफ प्लेसमेंट जब होती है मोस्टली तो इंटरव्यू राउंड तो होता ही है, जिसमें कि वो हमें पूरा A to Z नोटिस करते हैं। वी हैव द फ्रीडम टू स्पीक, बिहेव द वे वी वॉन्ट, एंड अपॉन दैट वी आर इवेलुएटेड। नेक्स्ट, चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट कैसे कि देर विल बी अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जिस पर कि हमें जज किया जाएगा कि इज़ दिस प्रेजेंट या फिर इज़ इट गुड एक्सेट्रा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, चेकलिस्ट के लिए अगर मैंने कहा कि इफ़ आई एम गोइंग टू अ रेस्टोरेंट और आई वॉन्ट टू इवेलुएट दैम यूजिंग द चेकलिस्ट मेथड, ओके, सो हाउ विल आई डू दैट? फर्स्टली तो आई विल सी कि ओके, इज़ द होटल क्लीन? चेक। इज़ द सर्विस गुड? जो स्टाफ मुझे असिस्ट कर रहे हैं मेरा ऑर्डर करने में, क्या वो पोलाइट है, क्या वो खुद में क्लीन है, क्या मेन्यू अच्छा है? चेक। नाउ स्पीड ऑफ सर्विस, कि मेरे ऑर्डर प्लेस करने के बाद मुझे कितनी जल्दी मेरा ऑर्डर रिसीव हो जा रहा है? चेक। देन द कटलरी एक्सेट्रा, कि जो प्लेट फोर्क स्पून एक्सेट्रा चीज़ें वो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लीन है क्या, अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर मुझे मांगना पड़ रहा है कि भैया गिव मी एन एक्स्ट्रा स्पून एक्सेट्रा। सो उस हिसाब से ओके, गुड सर्विस या फिर गुड कटलरी। चेक। कॉम्प्लीमेंट्री मुझे कुछ मिल रहा है क्या? बिकॉज कभी कभी दे आस्क यू कि कॉम्प्लीमेंट्री में विल यू हैव अ सूप और अ सैलड, सो इवन दैट थिंग वी कुड check. Then next, let's suppose how is the discount etc, whether if they are giving you, how are the reviews of this hotel, कि बाकी लोग कैसे रिव्यूज़ दे रहे हैं? चेक। एंड सो ऑन। इस हिसाब से मैं चेकलिस्ट के हिसाब से मेरे इसमें कितने टिक्स है, मैं उस हिसाब से जज करूँगी रेस्टोरेंट को। ज़्यादा टिक्स, सो आई विल से कि हाँ यस इट्स वर्थ गोइंग, यू शुड विजिट। या फिर इफ कम है सो आई विल से कि नहीं, कोई और ट्राई करो, इट्स नॉट दैट गुड, है ना। सो दिस इज़ द चेकलिस्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स यानी कि एक पर्सन की हिस्ट्री जो है वो सारे इवैल्यूएशंस की, वो पूरा उसका रिकॉर्ड रखना। जैसे कि व्हेन वी गो फॉर प्लेसमेंट, सो हमारे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं। आपके 10th में क्या मार्क्स है, 12th में क्या मार्क्स है, आपके अंडर ग्रेजुएट में कितने मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएट में व्हाट इज़ योर स्कोर एक्सेट्रा। सो दीज आर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस कुड बी व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर। तो डॉक्टर हमसे कोई भी मेडिकेशन देने से पहले, कोई भी चीज़ प्रिस्क्राइब करने से पहले वो हमसे पूछते हैं कि आपने पहले से कोई मेडिसिन खाई है क्या आपको इसके पहले भी इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए हैं क्या आपने ऑलरेडी किसी डॉक्टर को इस बारे में देखा है क्या उनका कोई प्रिस्क्रिप्शन है क्या, एक्सेट्रा। अब इस केस में क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स कैसे मैं बताऊंगी कि लेट्स सपोज आई हैव अ फाइल जिसमें कि मैंने अपने सारे प्रीवियस जो मैं डॉक्टर्स के पास गई हूँ उन सब की प्रिस्क्रिप्शंस मैंने अटैच की हुई है। मेरे जो हेल्थ चेकअप्स एक्सेट्रा है वो सब मैंने अटैच किए हुए हैं। मेरे प्रीवियस एक्सरेज, मेरी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह वो सब मैंने उस फाइल में अटैच की हुई है। तो वो जो फाइल है जिसमें मेरे सारे हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स है, दैट इज़ अ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जिससे कि कोई भी डॉक्टर न्यूली स्टडी करने के बाद भी उन्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि ओके अब मुझे ऐसे ऐसे प्रिस्क्राइब करना है। सो दे विल इवैल्यूएट योर हेल्थ या फिर वट एवर द सिम्टम या फिर वट एवर द सिकनेस यू हैव ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, राइट। एंड नेक्स्ट इज रेटिंग स्केल। यूट्यूब पे वी हैव दैट 5 kinds of emoji कि how was the previous video, there is this it goes from lowest to highest कि sad, neutral, okay, happy, very good। so ऐसा होता है रेटिंग स्केल, राइट। ऑल्सो विद दैट we have evaluation part 2 also coming up after this,
which will be the last part of the teaching aptitude series. After that lecture, the entire syllabus will be covered and we would start for the next series. So make sure you access the last lecture after this also, and thank you so much.